आपके सामने नया वीडियो लेके आ गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और देखिए ये एक्चुअली कहा जाता है ये एजुकेशनल चैनल है, तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक नहीं बना सकते हैं हम यहाँ पे, और इंटरटेन करने वाली चीज़ तो नहीं है, बट ये है कि अगर आप सीरियस हो वो भी कोरोना में कि इस व्यवस्था में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपनी एजुकेशन के लिए डेडिकेट करें। प्लीज सपोर्ट मी टू माय वीडियोज। चलिए आज का मेरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये टॉपिक आ गया ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब इस टॉपिक को देखना है। मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी बैलेंस शीट बना होता है तो उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, और 2 टॉपिक मैंने वहां पे छोड़ दिए थे अभी। वो 2 टॉपिक थे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आउट ऑफ दीज टॉपिक्स नाउ वी स्टडी अबाउट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये वर्ड है क्या? एक्चुअली हमें इस वर्ड को पहले जान लेना चाहिए। एक्चुअली ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी कि जब फर्म अपने स्टाफ के, अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए फर्म में काम करने के दौरान, तो कहीं ना कहीं वो उनके परिवार वाले उनसे फर्म से उसके लिए क्लेम करते हैं। तो अननेसेसरी फर्म के ऊपर एक अचानक बर्डन आ जाएगा कि वो कहां से वो क्लेम उनके परिवार वालों को या उनके ट्रीटमेंट के लिए दें। तो इसके लिए जो अच्छी फर्म्स होती हैं वो अपने उन एम्प्लॉइज के लिए बेहतर प्लान करके चलती हैं और उनके लिए एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना के चलती हैं। तो ये एक प्रकार से फर्म का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से इसको, प्लीज आज पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब हम लोग इस कोरोना में भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से वीडियोज को देखें और समझें, और कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड को एक गलत जगह से उठा करके मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। तो ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैंने बताया कि अपने एम्प्लॉइयों के लिए फर्म के द्वारा बनाया जाता है, और ये इसलिए बना लिया जाता है कि फर्म को इन फ्यूचर अगर कोई कैजुअलिटी है तो फर्म अपने एम्प्लॉइज को वो कैजुअलिटी को पूरा कर सके। दूसरी बात, कहां से ये पैसा बनाता है फर्म? ये पैसा कहां से ला कर रखता है यहाँ पे? तो कहीं उसके पास और कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैसा कहां से लाता है? फर्म को जो 1 ईयर में जो प्रॉफिट आया होता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आया होता है, उसी प्रॉफिट में से वो कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व के लिए, कुछ पोर्शन रिजर्व फंड के लिए मेंटेन कर लेता है, कुछ फंड वो वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम पे रख लेता है, कुछ फंड वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पे रख लेता है, ताकि वो हर तरीके से अपने आप को सेफ बना करके चलता है। और तब रेस्ट अमाउंट जो बचता है ना प्रॉफिट का, उस अमाउंट को पार्टनर्स अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्म एक है, उसने 80,000 रुपीज का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना रखा है। और अब हम लोग इस टॉपिक को कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसी टॉपिक को उठाते हुए क्वेश्चन बनाते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपने सारे टॉपिक को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:1। A and B are partners into a firm in the ratio of 3:1, मीन्स वो प्रॉफिट को 3 और 1 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Now they want to change their profit sharing ratio। वो अपने प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी 3 और 1 की थी, उसको चेंज करना चाहते हैं into 2:1। 2:1 में मीन्स आप ये कर सकते हो कि जो ईयर एंड हो गया, अभी इस पूरे एंड में वो 3 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किए थे, और यहाँ से जो नई ईयर की बिगिनिंग होगी
1 अप्रैल से, तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन फर्म की बैलेंस शीट में ये 80,000 रुपीज जो पड़ा हुआ है, अगर देखें तो कह रहा है हाउ टू ट्रीट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन फॉलोइंग केसेस। इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम किस प्रकार से ट्रीट करें, तो फॉलोइंग केसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दैट इज द फर्स्ट केस। अब इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, हमने पूरे 1 ईयर में 80,000 रुपीज का रिजर्व मेंटेन किया हुआ था और ये सोच करके प्लान किया हुआ है कि अगर इसकी जरूरत पड़ गई किसी को क्लेम देने में तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन ऐसी कोई क्लेम आई ही नहीं, मतलब पूरे ईयर में कहीं पे कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी जिस काम के लिए हमने पैसा रखा था वहां पे हमने पैसे, तो आपको पता है ये पैसा प्रॉफिट में से ही बनाया गया था। अगर ये नहीं बना होता रिजर्व तो ये पैसा पार्टनर्स अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए होते अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कोई केस ही नहीं आया, किसी के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और इसलिए इस केस में इस अमाउंट को किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जब कोई केस नहीं है और नए रेशियो में फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत सिंपली इस आपको मैंने ये बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो भी चीजें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दी होती है इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और जो भी आइटम ये एसेट साइड में दिए होते हैं इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जो भी आइटम आपको यहाँ दिखाई देगा। तो क्या करना है, अब इस वर्कमैन कंपेंसेशन को हमें रिटेन ऑफ करना है। कैसे रिटेन ऑफ करना है, कैसे इसको खत्म करना है, तो ये जो पैसा है ना क्लेम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पैसे को सीधे सीधे बिफोर चेंजिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे शुड डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट इनटू देयर कैपिटल इनटू देयर ओल्ड रेशियो, मींस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट। अब देखो यहाँ क्या था, ये क्रेडिट था, हमने इसको डेबिट कर दिया। आपको पता है कि जैसे क्रेडिट था डेबिट हो गया तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या हो गया, नील हो गया, खत्म हो गया वो। लेकिन वो गया कहाँ, तो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है जब वो पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में इंक्लूड होगा, ऐड होगा, तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रख लिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। तो आप इसको तो एज ए फॉर्मेट आप नोट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बस सॉल्व करूं यहाँ पे तो आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे मैं अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर तो आल पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, तो ए है, तो एज कैपिटल कर सकते हो, टू बीज कैपिटल कर सकते हो। और अब अमाउंट कितना था, 80,000, 3 और 1 ओल्ड रेशियो है, यानी कि 60,000 एंड 20,000 रुपीज ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। सिंपल हो गया, ये सबसे सिंपल टॉपिक था। सेकंड केस क्या कर रहा है हमारा, क्लेम और वर्कमैन कंपेंसेशन इज 20,000। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास रिजर्व में अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ था, 80,000 रुपये। हमने प्लान किया था कि इतना तक हो सकता है कि हमारा क्लेम आ जाए, हमने रिजर्व कर लिया था। अब क्या हुआ, क्लेम आया कितने का, 20,000। है बुरा हुआ, पहला बार केस तो बहुत अच्छा था, इसमें थोड़ा हमको देना पड़ जाएगा। रिजर्व तो किए ही है लेकिन चाहते नहीं थे कि वो भी देना पड़े, फिर भी चलो देना पड़ा 20,000 रुपये। तो अभी भी अगर मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ तो भी बताओ हमारे पास रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये ऐसे ही हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये 20,000 रुपये क्या होगा, तो इसके लिए केस 2 में आप देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, अमाउंट कितना था, 80,000। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, तो ये डेबिट हो गया, यानी ये तो नील हो गया। लेकिन ये अमाउंट गया कहाँ, तो ध्यान देना कितना पैसा हमको देना पड़ेगा वर्कर्स को क्लेम में, 20,000। यानी कि हमने इसमें से 20,000 रुपये यहाँ पे प्रोविजन कर दिया कि क्लेम के रूप में मुझे ये पैसा देना है, पे करना है।
यानी इस पैसे को अब पार्टनर्स अपने कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा उनको देना है वर्कर्स को। अब रही बात देने के बाद कितना बच गया भैया, 60,000 बच गया। ये 60,000 रुपीज कौन ले लेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए फ्री हो गया ये पैसा। तो सेम वही चीज यहाँ करना है भाई, क्या करना होगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ओके, ये आपका आ गया। और अब अमाउंट कितना था हमारे पास, 60,000 था। अब 60,000 को 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 45,000 एंड 15,000 ये हो गया। किस रेशियो में बटा, वही ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1 हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये केस 2 क्लियर हो गया। केस 3 में देखते हैं क्या होता है। तो केस 3 क्या कह रहा है, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू 80,000 रुपीज, क्लेम इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। अब मैंने बताओ रिजर्व में प्लान कितना किया था कि हो सकता है कि मुझे 80,000 रुपीज देना पड़े, और इत्तेफाक भी हुआ कि जो वर्कर्स का क्लेम आया, जो कैजुअलिटी हुई, उसके लिए हमको वर्कर्स को कितना चुकाना पड़ेगा, 80,000। यानी चलो कम से कम अच्छा हुआ कि ज्यादा भी नहीं हुआ, और हमने रिजर्व किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाते। तो अब 80,000 रुपीज का क्लेम भी है और 80,000 रुपीज का रिजर्व भी है। तो यहाँ पे एक चीज देखना जाएगा कि जो भी ये क्लेम का पैसा है वो पूरा का पूरा हमको देना पड़ जाएगा, और जब देना पड़ जाएगा तो वो जो रिजर्व का पैसा है उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। जब बचेगा ही नहीं तो पार्टनर्स के कैपिटल में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला नहीं है। तो बहुत सिंपली यहाँ क्या कर दो, वर्कमैन कंपेंसेशन ईयर डेबिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या हो गया, 80,000 क्रेडिट था, डेबिट हो गया, नील हो गया। और कहाँ गया पैसा, क्योंकि पार्टनर्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, उनको अब ये पैसा दे देना है वर्कर्स को, इसलिए इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया 80,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये केस 3 हो गया। फोर्थ केस, ये केस आपको स्पेशली मैं वार्न करूंगा कि इसको आपको थोड़ा स्पेशली देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत होगी, थोड़ा सा माइनर सा अलर्ट होने की जरूरत होगा। व्हेन क्लेम इज मोर देन 80,000 मीन्स सपोज कर लो 1 लाख, यानी यहां मतलब ये हो गया कि हमने प्रोविजन किया था कितने का, 80,000। मुझे ये एज्यूम था कि 80,000 रुपये तक मुझे क्लेम देने की जरूरत पड़ेगी, और अब क्या हुआ, 80,000 से ज्यादा का क्लेम हो गया, 1 लाख रुपए की डिमांड हो गई, कैजुअलिटी बहुत बड़ा था, और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था ना, उस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा का क्लेम आ गया, 1 लाख आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने रखा था वो भी देना पड़ेगा, और अपने कुछ और अरेंज करके हमको देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे क्या बना, वर्कमैन कंपेंसेशन कितना रखा था मैंने, 80,000। तो अब ये पूरा 80,000 रुपीज क्या हो गया, डेबिट हो गया, यानी ये पूरा हमारा नील हो गया। और अगर देखा जाए तो मुझे देना कितना है वर्कर्स को, 1 लाख रुपीज देना है, तो 1 लाख देना है, तो यहाँ हमने पुटअप कर दिया 1 लाख रुपीज। अब रहेगा 20,000, ये 20,000 रुपीज अगर देखा जाए तो क्या होगा, हमको यहाँ अपने पॉकेट से देना पड़ा। फॉर्म उसके लिए पहले से प्लान नहीं कर पाया था, और इसलिए ये पैसा फॉर्म को अलग से मैनेज करके देना पड़ जाएगा। यानी यहाँ पे फॉर्म को कहीं ना कहीं जितना वैल्यूएशन किया था कि मुझे 80,000 देना पड़ेगा, उससे कुछ ज्यादा आ गया। तो यानी वैल्यूएशन क्या हो गया, रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन किया गया था पहले 80,000, अब जब रीवैल्यूएशन किया गया तो कितना आ गया, मतलब 1 लाख रुपीज आया। तो कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि 80,000 तो मैनेज हो गया रिजर्व से, लेकिन बाकी 20,000 को हमको क्या हो गया, रीवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 20,000 रुपीज को हमने डेबिट कर दिया। ये क्या मानते हुए डेबिट कर दिया, लॉस। तो ये एंट्री यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन एक और एंट्री बना रहा है, अभी तक जब ये पैसा
पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा था। तो क्यों जा रहा था? क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट था। रिजर्व का पैसा अगर कंपेंसेशन के क्लेम में नहीं दिया गया तो कहीं वो प्रॉफिट बन जाता था और प्रॉफिट पार्टनर्स अपने कैपिटल में ले लेते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्लेम हमको ज़्यादा देना पड़ गया, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि 20,000 रुपये का हमको यहाँ पे लॉस हो गया। तो भाई अगर प्रॉफिट खाए हो पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट अगर खाते आए हो, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। तो लॉस को मोहल्ले वाले खाएंगे नहीं, वो भी आप ही को लेना है। और इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, ये लॉस रिवैल्यूएशन अब क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है ना। देखो लॉस होता है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट हो गया। लेकिन ये अब लॉस कौन लेगा, कौन सहेगा इस लॉस को? प्रॉफिट तो ले रहा है पार्टनर, तो लॉस के मोहल्ले वाले तो लेंगे नहीं, इसलिए लॉस को क्रेडिट कर दिए। और ये कौन भरेगा, पार्टनर। और इससे पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगा। और जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो आप बताओ क्या होगा फिर, कैपिटल डिक्रीज होना मतलब कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो डेबिट करना है तो डेबिट हमने यहाँ पे कर रखा है, फॉर्मेट ऐसे होगा। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीच कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। ध्यान देना यहाँ पे दोनों के कैपिटल डिक्रीज हो रहे हैं। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा क्या करना होगा, डेबिट। तो इस तरह से इनका कैपिटल डेबिट हो गया। अब रही बात किस रेशियो में देखेंगे, तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट रहे थे, 3:1 के रेशियो। इस तरह से ये लॉस भी 3 और 1 के रेशियो में, इट मींस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनको आएगा 15,000 और इनको लॉस आएगा 5,000। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं अभी इस वीडियो के द्वारा कि बहुत जल्द ही, बहुत कम समय में ही अब मैं क्लास 11 के लिए बेसिक अकाउंटिंग के सिस्टम, मतलब 11 में जो भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को लेकर के भी मैं अब वीडियो अपने बनाने वाला हूं। और यकीन मानिए आप कि ये जो भी वीडियो बन रहे हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर आप इसको देखते हो, समझते हो, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो जाएगा। और प्रॉब्लम आपकी जहाँ तक होगी थोड़ा सा न्यूमेरिकल को लेकर के होने वाला होगा। तो निश्चित रूप से इन फ्यूचर भी मैं इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके मैं शो करूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान न हो और प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। आपके बोर्ड के एग्जाम टाइम से होने वाले हैं। इस समय पढ़ाई और आपका एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा, बी अवेयर एंड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल्सो अबाउट योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।